हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज जो है हम वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम सीजी व्यापम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कड़ी में जो है हम लोग आज जो है 20 प्रश्न देखेंगे और यह 20 प्रश्न जो है प्रयोगशाला परिचारक का है। और ये प्रयोगशाला परिचारक जो है, जो एग्जाम हुआ था 25/8/2024 को हुआ था, उसी के क्वेश्चन बैंक जो है हम यहाँ देखेंगे। और इस प्रयोगशाला परिचारक में कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। 40 में से आज हम 20 प्रश्न देखेंगे और अगले वीडियो में फिर जो है 20 प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर है 61 नंबर। 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल को 50 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया है और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। देखिए, हमको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, ठीक है, नॉर्मलता और मोलरता दोनों में हमको रिलेशन पता होना चाहिए। और रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स, मोलरिटी इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पे बोला है, देखो 36 नॉर्मल दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर 36 नॉर्मल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 36। मोलरता हमें तो ज्ञात करना है, मोलरता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक्स फैक्टर कितना है हमारा। एक्स फैक्टर जो है हमारा H2SO4 के लिए है ना। तो H2SO4 के लिए जो एक्स फैक्टर होगा 2H प्लस SO4 2- ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स फैक्टर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 36/2 ये। तो यहाँ पे 18 मोलर का यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 283 केल्विन ताप पर एक विलयन जिसमें 1.82 ग्राम ग्लाइकोल प्रति लीटर में उपस्थित है, जिसका परासरण दाब 518 mmHg पाया गया। ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान होगा, ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन कट गया है, एक ऑप्शन और है यहाँ पे डी ऑप्शन 61.97, ये हमारा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा देखते हैं। देखो, परासरण दाब ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू होता है W/M, W/M होता है C बराबर और R और T, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान दिया है 518 mmHg और इस 518 mmHg को हम ATM में बदलेंगे तो इसलिए 760 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.68 ATM आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पाई का मान जो 518 mmHg है उसको पहले ATM में बदलेंगे, तो पाई का वैल्यू ATM में हमको यहाँ पे रखना है। अब देखना इस फार्मूले को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा CRT। W का मान कितना दिया है जी, 1.82 ग्राम, W/M R इंटू T। देखो पाई का मान कितना आया 0.68 ATM में रखना है, ठीक है। इसके बाद W का मान दिया है 1.82 ग्राम। M तो हमें निकालना है, यहाँ पे R का मान देखो लीटर, देखो यहाँ पे पाई का मान ATM में लिखे हैं तो R का मान भी ATM में हमको रखना पड़ेगा। तो 0.0821 लीटर ATM होता है, लीटर ATM होता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर रखना है और टेम्परेचर का मान दिया है 283 केल्विन दिया हुआ है। तो देखना यहाँ पे केल्विन से केल्विन जो है यहाँ पे
एटीएम से एटीएम जो है यहाँ पे कट जाएगा, इसका भी एटीएम होता है, तो एटीएम से एटीएम कट गया, m को इधर ट्रांसफर किए और यहाँ पे 1.82 इंटू 0.0821 इंटू 283 अपान यहाँ पे 0.68 है। इतने को यदि आप गुणा करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 62 आएगा। कितना आएगा? 62। तो यहाँ पे जो 62 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 62 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये ऑप्शन है, आंसर है। तो यहाँ पे डी हमारा आंसर आ जाएगा 61.97। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है Mn2 प्लस Ni2 प्लस कॉपर 2 प्लस एंड Hg2 प्लस आयनों के अम्लीय जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपित होगा? कौन सा अवक्षेपित होगा ये हमको बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं, तो इस एनालिसिस में सेकेंड ग्रुप में हम लोग H2S गैस प्रवाहित करते हैं, वो भी एसिटिक मीडियम में। मीडियम यहाँ पे जो रहता है एसिटिक मीडियम रहता है, मतलब हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में HCl ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है H2S। ठीक है, तो HCl वहाँ पे पहले से प्रेजेंट होता है, अम्लीय माध्यम होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम वहाँ पे प्रेजेंट होता है और अम्लीय माध्यम में जो होता है यहाँ पे कॉपर 2 प्लस एंड Hg2 प्लस, ये दोनों एसिटिक मीडियम में इनकी जो KSP होती है कॉपर 2 प्लस और Hg2 प्लस की KSP यहाँ पे जो होती है कम होती है। ठीक है, विलयता यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पे H2S गैस प्रवाहित करने पर यहाँ पे कॉपर सल्फाइड एंड HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है और ये आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कॉपर और मरकरी होगा दोस्तों। और इसके विपरीत जो Mn2 प्लस और निकल 2 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, Mn2 प्लस एंड निकल 2 प्लस, इसकी KSP जो होती है अधिक होती है, तो ये आसानी से अवक्षेपित नहीं होता। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है N/20 सांद्रता के सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त करने के लिए 100 ml आशुद्ध जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा घोलना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा घोलना होगा? यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया है 1/20। तो इतने को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है फार्मूला जो यूज होगा वो होगा हमारा, N लिखूँ या M लिखूँ? चलो M लिख देता हूँ। WB/MB इंटू 1000/V ml यूज होगा, ये वाला फार्मूला। इसमें सिंपल वैल्यू रखनी है। जब मैं वैल्यू रखूँगा M के जगह 1/20 रख दूँगा। WB हमें ज्ञात करना है जी। MB की जो वैल्यू दी हुई है वो 40 दी हुई है, 40 दिया हुआ है। 1000/V ml का मान कितना है? 100 है। इतने को हमें सॉल्व करना है। जब मैं इतने को सॉल्व करूँगा तो इसका जो मान निकल के आएगा तो आप लोग देख लेना। WB को पक्षांतर कर देना, 40 को उधर पक्षांतर, 100 को उधर पक्षांतर। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 0.2 ग्राम। वैल्यू मैंने रख दिया है, ट्रांसफर करना है, गुणा करना है, तो इसका मान आ जाएगा 0.2 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया 64। उसके बाद देखना यहाँ पे 65 भी है। जल एवं एथिल अल्कोहल के स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण का क्वथनांक जल एवं एथिल अल्कोहल मिश्रण के सैद्धांतिक मान से कम है। सैद्धांतिक मान मतलब यहाँ पे राउल्ट नियम बोल रहे हैं, और राउल्ट के नियम के जो सैद्धांतिक मान है उससे कम है। तो जब उससे कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, जब पालन एक राउल्ट के नियम के सैद्धांतिक मान से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन, अधिक होता है तो उसे हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
66 नंबर, निम्न में से किसका समान आयतन मिलाने पर एक बफर विलयन का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका यह है कि जो बफर विलयन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय बफर और दूसरा होता है हमारा क्षारीय बफर। जब भी अम्लीय बफर की बात की जाती है तो यहाँ पे होता है दुर्बल अम्ल प्लस इसका साल्ट कैसा होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होना चाहिए। और क्षारीय बफर में जो है दुर्बल क्षार मिलाते हैं और दुर्बल क्षार के साथ जो है हम लोग इसका साल्ट मिलाते हैं। और यहाँ पे जो साल्ट होगा वो वीक बेस होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो ये हो गया अम्लीय और क्षारीय बफर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस कॉम्बिनेशन से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है उसको हमें देखना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे समान ली हुई है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाने पर यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे अधिक होगा। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये साल्ट है और ये हमारा बेस है, ये साल्ट है और ये हमारा बेस है, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिलाया गया है। तो ये हमारा डी ऑप्शन वाला भी हमारा नहीं होगा, ना तो ए होगा और ना ही यहाँ पे डी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऐसा क्यों हुआ, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक दुर्बल क्षार है और इसको जो है 0.1 मोलर मिलाया गया है, अत्यधिक मात्रा में मिलाया गया है, और 0.05 मोलर HCl मिलाया गया है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक बफर विलयन का निर्माण होगा, बफर विलयन का हमारा निर्माण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बफर विलयन कैसे प्रकृति का होगा, यहाँ पे क्षारीय बफर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.10 मोलर NaCl विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलेयता क्या होगी, सिल्वर क्लोराइड की विलेयता क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सोडियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और ये पानी में जो है पूर्ण रूप से विलय हो जाता है और अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूबल होता है, कंप्लीट सॉल्यूबल। सिमिलरली जब मैं सिल्वर क्लोराइड को डिजॉल्व करने से तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से विलय नहीं होता, सिल्वर प्लस और क्लोरीन बैलेंस इनकम्प्लीट या स्प्रिंगली सॉल्यूबल साल्ट होता है सिल्वर क्लोराइड। लेकिन इस सिल्वर क्लोराइड को NaCl विलयन में मिलाया गया है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे देखना, सिल्वर क्लोराइड, देखो सिल्वर क्लोराइड को NaCl में डिजॉल्व किया गया है, उसकी मोलरिटी कितनी है 0.10 मोलर। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये सिल्वर प्लस और Cl माइनस इसमें होगा। अब हम सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो S से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका S हो जाएगा और इसका S + 0.10 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सॉल्यूबल है, इसीलिए S + 0.10 में यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूंगा, देखो यहाँ पे Cl- दोनों में कॉमन है, Cl- यहाँ पे कॉमन है। Cl- कॉमन होने के कारण मैं यहाँ पे लिखा हूँ S + 0.10। अब यहाँ पे देखना, जब मैं इसका कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, 0.10 मोलर NaCl सॉल्यूशन से कंपेयर करूंगा, कंसंट्रेशन से कंपेयर करूंगा, तो मैं इसको जो है S को नेग्लिजिबल ले सकता हूं। मतलब मैं इसको S लूंगा और इसको 0.10 में यहाँ पे लूंगा। तो अब देखो Ksp बराबर मैं लिख सकता हूँ S × 0.10 लिख सकता हूँ। और Ksp का मान कितना दिया हुआ है 1.20 × 10⁻⁻10 दिया हुआ है, बराबर S × 0.10। अब मुझे S का मान निकालना है तो 1.20 × 10⁻⁻10 अपन 10।
तो S की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.20 इंटू 10 का पावर -9 और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। आंसर मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा हमारा अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परासरण दाब यहाँ पे है, वाष्प दाब है, क्वथनांक में उन्नयन है और हिमांक में अवनमन है। तो हम लोग जानते हैं जो वाष्प दाब है ये हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, जबकि परासरण दाब भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन भी है और हिमांक में अवनमन भी है। ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड की अम्लीयता की व्याख्या निम्न में से किस संकल्पना के आधार पर की जाती है। ये होगा हमारा लुईस की अम्ल क्षार सिद्धांत। और लुईस के अनुसार जो है अम्ल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो चूंकि बोरान ट्राइफ्लोराइड में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए ये अम्लीय बिहेवियर शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुईस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FeCl3 का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी प्रकृति का होता है। देखो FeCl3 को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बना लेता है FeOH3 प्लस यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे HCl जो है एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो जो प्रबल अम्ल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और ये जो बेस होता है यहाँ पे दुर्बल प्रकृति का होता है, वीक नेचर का होता है, दुर्बल होता है। तो जब प्रबल अम्ल और यहाँ पे वीक बेस है तो जो प्रकृति होगी FeCl3 की वो अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो यहाँ पे ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। मेलाकाइट ग्रीन निम्न यौगिकों के बीच अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया है और पॉलीमर केमिस्ट्री की जब हम बात करें मेलाकाइट ग्रीन की तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बेंजल्डिहाइड एवं एन डाइमिथाइल एनिलीन याद होना चाहिए, पॉलीमर और उसके मोनोमर कंठस्थ याद होगा तभी जो है आप बना पाएंगे पॉलीमर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो एन डाइमिथाइल एनिलीन और बेंजल्डिहाइड्स दोनों के मिलने से मेलाकाइट ग्रीन जो है यहाँ पे बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन इसका मोनोमर है, तो आइसोप्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है 73 नंबर। इनमें से कौन सही ढंग से मिलान नहीं किया जा सकता। सही ढंग से मिलान नहीं किया जा सकता मतलब इसके मोनोमर यूनिट को पहचानना है, मोनोमर यूनिट को पहचानना है। तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए। देखो जब मैं नायलॉन 66 की मैं बात करता हूँ, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, नायलॉन 66 किससे मिलकर बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनता है, प्लस एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। तो इसका जो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ये करेक्ट है। टेफ्लॉन जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2 से मिलकर बना होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला सही है। रबर आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है और इसका केमिकल फार्मूला भी सही है, ये आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन ये फार्मूला जो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन जो टेरिलीन दिया हुआ है ये गलत है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होता, टेरिलीन में ये बेंजीन रिंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमको पूछा था कि नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी को हमें टिक लगाना था यहाँ पे। चलिए आगे है बेकेलाइट किसका बहुलक है भैया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ये बेकेलाइट का मोनोमर यूनिट है, बी।
ठीक है, चलिए इतना हो गया। 74 के बाद 75 है, फिनोल्फ्थेलिन का रंग परिवर्तन एवं उसके रूप संरचना अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में होगा। देखो अम्लीय माध्यम में जो होता है वो रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। और जो क्षारीय माध्यम में है ये जो है पिंक कलर, गुलाबी कलर शो करता है। तो अम्ल माध्यम में गुलाबी लिखा है तो ए कट गया, और अम्लीय माध्यम में यहाँ पे भी गुलाबी लिखा है तो ये सी कट गया। अब देखो यहाँ पे भी रंगहीन है, यहाँ पे भी रंगहीन है, तो रंगहीन का जो मेन होता है वो बेंजेनॉइड रिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, बेंजेनॉइड रिंग के कारण होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइट्रेशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था। अब आगे देखते हैं 76, पॉलीविनाइल क्लोराइड किस बहुलीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे लागू होती है। यहाँ पे मुक्त मूलक बनता है बेंजीन रिंग C6H5, ये हमारा मुक्त मूलक होता है इस प्रक्रिया में। तो 76 का जो है ए हो जाएगा। मैक्सिमम थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन ही यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है। तो आई होप ये सेशंस आपको अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर डेली लाइफ केमिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया है, एलिजारिन उदाहरण है। एलिजारिन जो है एक मॉडरेंट रंजक होता है, मॉडरेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉडरेंट रंजक होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग नेचुरल डाई भी बोलते हैं। एलिजारिन को यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग नेचुरल डाई भी इसे कहा जाता है। 77। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है और प्रायः जींस को रंगने में क्या काम आता है। जींस को रंगते हैं हम लोग इंडिगो से, इंडिगो डाई के द्वारा हम लोग जींस को रंगने का काम करते हैं दोस्तों। तो 78 का डी हो जाएगा। और 79 देखो, मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार अनुमापन का सूचक है, रंग परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन यहाँ पे क्या होता है, क्षार में पीला और अम्ल में लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ये भी हमारा टाइट्रेशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया था, थ्योरेटिकल है, पता होना चाहिए। क्षार में पीला, अम्ल में लाल होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल भी एसिड बेस टाइट्रेशन में ही किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। तो निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में जो है हम लोग टेफ्लॉन की कोटिंग यहाँ पे करते हैं। टेफ्लॉन की कोटिंग यहाँ पे की जाती है। तो जो ब्लैक कलर का हमको तावा में या नॉन स्टिक कुकवेयर में जो दिखाई देता है वो टेफ्लॉन का होता है। हाईली मतलब हीट रेजिस्टेंस होता है ये टेफ्लॉन। और ये जो बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 से बनता है। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है सी नंबर, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो यहाँ पे पॉली लग गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप ये सेशन, ये चैनल और ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगला 20 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।